देवभूमि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हैदर ज़ैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं उत्तराखंड को आज नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। नए मुख्यमंत्री के चयन को लेकर बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में विधानमंडल की दल की बैठक आयोजित की जा रही है। बैठक में नेता सदन का चुनाव किया जाना है। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में इसके लिए सभी तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। विधानमंडल दल की बैठक में नेता सदन के नाम पर फैसला होगा। शाम 5 बजे के बाद होने वाली इस बैठक में प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा, जिसमें केंद्रीय पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सह पर्यवेक्षक मीनाक्षी लेखी इस बैठक में शामिल रहेंगी। साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, बीजेपी के सभी 47 विधायक और लोकसभा के 5 और राज्यसभा के 2 सांसद बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उत्तराखंड बीजेपी के सभी वरिष्ठ नेताओं के अलावा संगठन महामंत्री भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री की रेस में है कई नाम आगे, जिसमें कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, रितु खंडूरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और सांसद अनिल बलूनी का नाम खूब चर्चाओं में है। तो उत्तराखंड का कौन होगा अगला सीएम, इसको लेकर लगातार मंथन के बाद अब शाम 5 बजे के बाद बैठक होने जा रही है। यानी शाम 5 बजे जो बैठक होगी उसमें साफ हो जाएगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा। उसमें तमाम नेता इसमें होंगे, लेकिन मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। विधायक दल की बैठक आज शाम 5:30 बजे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में होगी और केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी पर्यवेक्षक के रूप में रहेंगी। सभी विधायक हमारे पहुंच गए, ठीक टाइम से बैठक। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा मैं। श्री आदेश मैडम नमस्कार। तो देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर असमंजस बरकरार है। यह असमंजस इसलिए क्योंकि बीजेपी जीत गई है, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार गए हैं और मुख्यमंत्री धामी को मात देने वाले नेता और पहली बार विधायक भुवन कापड़ी से हमारे सहयोगी प्रवीण कुमार ने खास बातचीत की है। सुनिए। राजनीति में 10 दिन से इसलिए हलचल मची हुई है कि बीजेपी जीत गई, पुष्कर सिंह धामी हार गए और इस वक्त हमारे साथ पुष्कर सिंह धामी को हराने वाले भुवन कापड़ी साथ में मौजूद हैं। किस तरह से देखते हैं, आपने तो चेहरे को हराया, कितनी खुशी है और पहली बार विधानसभा भी पहुंचे? देखिए, चुनाव मैंने नहीं हराया, जनता ने हराया है। क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जब वो चुनाव लड़ाता है तो उसे जिताने हराने का काम जनता करती है और जनता ने ये किया है। विधानसभा पहुँचा हूँ और शपथ लेंगे और अपनी विधानसभा को नंबर 1 विधानसभा उत्तराखंड बनने के लिए जो भी संघर्ष करना पड़ेगा सड़क से लेकर सदन तक उस संघर्ष को करेंगे और खटीमा को नंबर 1 विधानसभा बनाएंगे। कई वहाँ पे समीकरण थे, वहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में अभी ये कहा जा रहा था जिसका वोट जाएगा वो जीतेंगे। आपने किस तरह से काम किया और मुख्यमंत्री रहते हुए कहा जा रहा था कि पुष्कर सिंह धामी लगातार अपने क्षेत्र में फोकस कर रहे हैं? देखिए, जीत वही सकता है जो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म को साथ लेकर चलता है और खटीमा कौमी एकता का गुलदस्ता है। सारे वर्गों ने, सभी लोगों ने मुझे जो है समर्थन किया, इसलिए मैं जीता हूँ। एक वीडियो भी उस वक्त वायरल हुआ था और कहा जा रहा था ये काफी आपको डेंट पहुंचाएगा। क्या लगता है कि इस तरह की चीजों से जनता जो भ्रमित होती है? देखिए, वो सब जानते हैं कि फर्जी है। जो चीज़ें वहाँ हो रही थी ग्राउंड में उसको भी सबने देखा और पिछले 20 सालों से लोग मुझे देख रहे हैं और मेरी छवि को खराब करने के लिए जो है कि वो एक षड्यंत्र था, इसे लोग सब जानते हैं। तो अब जनता के लिए किस तरह से काम होगा, क्या प्राथमिकता होगी? जनता के लिए जो जरूरी काम है वो सबसे पहले किया जाएगी। किसानों के लिए गौशाला जल्दी बननी है जिससे जानवर किसानों की फसल बर्बाद न करें। छात्रों के लिए महाविद्यालय में कैसे एडमिशन होंगे उस पर विधानसभा में सवाल उठाकर उस पर काम करना है। कैसे उच्च शिक्षा में छात्र एडमिशन लेंगे। टूटी सड़कें हैं जो बन रही हैं या जो बनेंगी उनकी गुणवत्ता कैसे अच्छी होगी, कैसे वो लंबे समय तक मजबूत रहेंगी। शहर में जो जल भराव की व्यवस्था हो कैसे होगी, स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसे दुरुस्त होंगी, इन सब पर काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ भुवन कापड़ी जो कह रहे थे कि जो प्राथमिकता है उसे जो काम है, जो वहाँ के लोगों की मांग है उसको प्राथमिकता के रूप से आगे बढ़ाया जाएगा, काम किया जाएगा। उनका कहना है कि हमने मुख्यमंत्री को नहीं हराया बल्कि वहाँ की जनता हराई है। अपने कैमरा सहयोगी सौरभ के साथ डॉक्टर प्रवीण। तो कौन होगा मुख्यमंत्री में चर्चा करने के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए देवभूमि में खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज कोहली वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। सुनील कौशिक जुड़ रहे हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी स्वागत है। और सीधे चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसी से करेंगे क्योंकि आज मुख्यमंत्री कौन होगा इस पर से पर्दा बिल्कुल हट जाएगा। नीरज कोहली, क्या लग रहा है आपको, रितु खंडूरी या पुष्कर सिंह धामी या कोई और नाम
अहम हो सकता है? आप देखें कि बीजेपी हर बार जो है अचानक से बहुत ज्यादा सरप्राइज देती है। हमने पहले भी देखा है जब मुख्यमंत्री बार बार बदले तो जो नाम चर्चा में थे वो पीछे रह गए और एक अननोन सा नाम जो है बिल्कुल जो चर्चा में नहीं था वो सामने निकल के तो आता है। इस बार तो अननोन नाम कौन सा हो सकता है, वही तो जानना चाह रहे हैं सर आपसे। तो अब ये कहना बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि देखें कि 47 विधायक बीजेपी के निर्वाचित होकर आए हैं, 5 पार्लियामेंट के सदस्य हैं। आप पत्रकार हैं, आपने जमीनी स्तर से वहां सब लोगों को देखा होगा। अगर कोई सरप्राइज होगा तो कौन सा सरप्राइज हो सकता है? कोई तो कयास होगा आपका भी। नहीं, एक्चुअली में क्या है कि जो हमारी देखने की दृष्टि है, जो हमारे समझने की दृष्टि है, जिस तरीके से हम सोचते हैं, वो पार्टियों का जो काम करने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम अलग तो है। ये हम ये सोचते हैं एक पत्रकार के नाते कि एक काबिल व्यक्ति, राजनीतिक समझ वाला व्यक्ति जो इस प्रदेश को बहुत करीब से जानता हो, जिसके पास थोड़ा सा अनुभव भी हो और मजा हुआ पॉलिटिशियन भी हो, ये सब चीजें हो। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में जो पिछले 21 वर्षों में जो राजनीतिक अस्थिरता रही है, इस अस्थिरता ने हमारे प्रदेश को बहुत लक्ष्य से बहुत पीछे धकेल दिया है कि वो उस तरह की अस्थिरता फिर दोबारा से ना फैले और एक कोई मुख्यमंत्री ऐसा आए जो पार्टी ऐसे व्यक्ति को सामने लेके आए जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा करे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपके देखने का नजरिया और पार्टियों का देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। क्योंकि वो पार्टियां जो हैं आजकल आपको पता सारी पॉलिटिक्स जो है वो सामाजिक संतुलन को साधने की भी कोशिश करती हैं, क्षेत्रीय संतुलन को भी साधने की कोशिश करती हैं। वो इस दृष्टि से भी देखती हैं कि संगठन और सरकार के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया होना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। और आपको पता है कि आजकल पॉलिटिक्स में जो है छत्रप जो कोई भी अगर राजनेता अगर आगे बढ़ता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई माई बाप जरूर होना चाहिए। तो ये सब चीजें होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर। तो इन सब चीजों को कहते हुए देखते हुए ये लगता है कि पार्टी का जो अपना एक एंगल है सोचने का वो बिल्कुल अलग तरीके से है कि पार्टी क्या सोचती है और इस समय क्या समीकरण बन रहे हैं, उस पर क्या निर्णय लेती है। ये अहम बात है पार्टी। ठीक है, सुनील कौशिक जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों का नजरिया अलग है, पत्रकारों का नजरिया अलग है देखने का, और हम वाकई ये सोचते हैं कि सीधे तौर पर विकास करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, प्रदेश की जो स्थिति है उसको बदलने वाला व्यक्ति होना चाहिए, अपनी काबिलियत के दम पर वो हर एक काम विकास के लिए, हर एक काम अपने क्षेत्र के लोगों के लिए करे। और पार्टी बहुत सही बात नीरज कोहली जी ने कही है कि पार्टी ये सब भी देखती है कि 2024 का चुनाव है, क्षेत्रीय समीकरण भी साधना है, जातीय समीकरण भी साधना है, कुमाऊनी भी देखना है, उधर गढ़वाली भी देखना है। तो ये सब चीजें देखने के बाद ही डिसीजन हो पाता है। कितने सहमत हैं आप? मेरा मानना है, जहां तक मेरा मानना है, पार्टी और राष्ट्रीय नेतृत्व सिर्फ देखता है कि वो हमारा भक्त है कि नहीं। जब हम चाहें तब इस्तीफा दे दिया जाएगा कि नहीं दे दिया जाएगा, हम चाहें तब कौन का ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा, हम चाहेंगे वो योजनाएं लागू होंगी कि नहीं होंगी, ये थोड़ा सा ज्यादा मायने रखता है। ये तो सब बात की चीजें निकल आती हैं, हम लोग समीक्षा कर लेते हैं कि युवा चेहरा था, फिर यदि हम कोई उम्रदराज व्यक्ति आता तो कह सकते थे हम लोग नहीं, चेहरे को तरजीह दी गई और उनका जो काम करने का तरीका था, तो जिस तरीके से उनको अनुभव था उसको तरीके, तमाम तरीके की समीक्षा हो जाती है बाद में जब कुछ चेहरा निकल के आता है। लेकिन मैं जहां तक समीक्षा कर पा रहा हूं तो उत्तराखंड में एक राजनीति चलती आई है कि संगठन और की बात करेंगे तो यदि मुख्यमंत्री ब्राह्मण होगा तो प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर होगा, फिर आएगी कि कुमाऊं से होगा कि दूसरे क्षेत्र से होगा, मंडल से होगा, गढ़वाल से होगा। तो ये सारी चीजें जब फॉर्मूले सेट किए जाते हैं तो जहां तक मैं कह सकता हूं कि ब्राह्मण चेहरा केंद्र में अभी भट्ट जी के रूप में है, वो कुमाऊं से आते हैं। तो एक खत्म चला गया कि एक ब्राह्मण चेहरा निकाल दीजिए आप इसमें से, तो फिर बराबर भी हो जाएगा। 2 मुख्यमंत्री गढ़वाली आ गए, अभी 2 कुमाऊनी आ जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी के बाद दूसरे भी कुमाऊनी हो जाएंगे। तो ये साधने की कोशिश आप कर रहे हैं? हाँ नहीं, बिल्कुल, मैं इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब तो जो मुझे जहां तक लगता है कि जिसका नाम की घोषणा होनी है, जो तय हो गया वो हो गया। लेकिन हम समीक्षा कर सकते हैं कि यदि गढ़वाल की बात कर रहे हैं तो गढ़वाल से भट्ट साहब को केंद्र में मंत्री बना दिया गया और ब्राह्मण, तो गढ़वाल का तो निकल गया नाम ब्राह्मण के हिसाब से और राजनीति के हिसाब से। अब आ जाइए दूसरी जगह, नहीं ये मैं बताता कुमाऊं से, अब गढ़वाल की बात कर लीजिए तो ब्राह्मण केंद्र में मंत्री है तो मुझे लगता है ठाकुर होना चाहिए, क्योंकि इनका प्रदेश संगठन के अध्यक्ष जो है वो कौशिक साहब है, ब्राह्मण है। तो ये ठाकुर की बात आती है और ठाकुर के बाद गढ़वाल से आता है तो 2 ही नाम जहां तक है निकल के आ पाते हैं।
एक तो जो महाराज जी हैं उनका नाम आ सकता है कि क्योंकि वो ठाकुर जाति से आते हैं। दूसरा धन सिंह रावत का नाम आ सकता है। तो यदि इस फॉर्मूले पर पार्टी चलती है, जो अब तक पार्टियां चाहे कांग्रेस है और बीजेपी है वो चलती आई हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीजें होनी चाहिए। इसके अलावा कि जिस तरीके से धामी साहब ने दिल्ली आकर के जो चीजें अपना पक्ष रखा और उसमें ये दिखाने का प्रयास किया, एक रिपोर्ट जो भेजी केंद्र में कि साहब मुझे मेरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ही जानबूझ के हरवाया है, और उस रिपोर्ट से ये संतुष्ट होते हैं, तो जहां तक मुझे लग रहा है केंद्रीय नेतृत्व संतुष्ट है, क्योंकि संतुष्ट न होता तो दोबारा धामी साहब को और कौशिक साहब को जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष उनको नहीं बुलाया जाता। तो ये फॉर्मूला निकल के आता है, लेकिन ये फॉर्मूला आकर के अटक गया उत्तर प्रदेश में, क्योंकि यहाँ केवी मौर्य उप मुख्यमंत्री थे और वो चुनाव हारे थे। तो जहां तक जो दूसरा खेमा है जहां केंद्रीय नेतृत्व के अलावा काम करता है, उन्होंने ये रखा कि साहब हारे हुए चेहरे को हम उप मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। यदि हारे हुए चेहरे को वो मुख्यमंत्री यहाँ बना सकते हैं तो यहाँ वाला यूपी में जो फॉर्मूला केंद्रीय नेतृत्व देना चाह रहा था वो एकदम पलट जाएगा। इस वजह से मुझे जहां तक लग रहा है कि जो 10 दिन हो गए और जो दिक्कत आ रही है, जो नाम चीजें, जो नामों की घोषणा नहीं हो पाई, जो क्लियर नाम नहीं हो पाया, वो इसलिए भी नहीं हो पाया कि बिल्कुल। और एक सवाल यही मेरा खड़ा हो जाता है सुनील कौशिक, वाकई आपने जो बात कही बहुत अहम है, और इसीलिए अगर 10 दिन हो गए और अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बनाना होता तो बना दिया होता, तय हो चुका होता, लेकिन इस पर मंथन ही इसलिए हुआ कि अब पुष्कर सिंह धामी का मुश्किल है। हाँ बिल्कुल, नहीं मैंने वही कहा ना कि उसका फॉर्मूला फिर उत्तर प्रदेश के नेता कहेंगे कि साहब हारे हुए को बना दिया, तो फिर उत्तर प्रदेश में केवी मौर्य भी मुख्यमंत्री होने चाहिए, उनकी क्या दिक्कत है। तो जो जहां तक मैं दिल्ली में बैठ के देख पा रहा हूँ ये सारी चीजें, जो नेता आरएसएस के नेताओं से बात हो रही है, बीजेपी के नेताओं से, जो वरिष्ठ नेताओं से बात हो रही है, जो फॉर्मूला निकल के इस बात को लेकर के था कि दोबारा जब धामी साहब को बुलाया गया तो ये फॉर्मूला आगे जाके अटक गया कि वो उत्तर प्रदेश में फिर ये फॉर्मूला दिक्कत क्रिएट करेगा। तो सारी चीजें मुझे लगता है फिर दोबारा ये भी बात निकल के आती है कि साहब प्रधानमंत्री बार बार रैलियों में जहां महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं की योजनाओं की बात करते हैं, बीजेपी ये भी मानती है कि महिलाओं ने पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा वोट किया है, महिलाओं पसंद पार्टी बन गई है। तो यदि मुख्यमंत्री के रूप की बात की जाए तो मुझे लगता है ऋतु खंडूरी, क्योंकि देश में कोई महिला मुख्यमंत्री है भी नहीं, तो एक संदेश देने का बीजेपी प्रयास करेगी कि साहब हमने महिला मुख्यमंत्री को बनाया है। तो इस पे भी थोड़ा सा विचार विमर्श हुआ है, लेकिन अब जो कुछ तय होना था वो हो गया। अब केवल राजनाथ सिंह जाएं या मीनाक्षी जाएं, केवल मुझे लगता है कि वो एक फॉर्मेलिटी जो होती है कि जिस तरीके से दिखाने का प्रयास पार्टी को किया जाता है, मीडिया को किया जाता है, जनता को किया जाता है कि हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुना जाना होता है, ये सब चीजें मुझे लगता है दिखाने के लिए सारी चीजें होंगी। जो कुछ तय होना है वो तय हो गया, बंद लिफाफे में, केवल वहां जाके लिफाफा खुलना है और नाम की घोषणा होगी। ठीक है नीरज कौली जी, जो कुछ था वो लिफाफे में तय हो चुका है, लिफाफे के अंदर बंद है, लिफाफा 5 बजे के बाद खुल जाएगा, ये आप भी मानते हैं? नहीं, बिल्कुल निश्चित ऐसा है कि ये एक महज औपचारिकता रह गई है कि पार्टियां जो हैं अपना विधानमंडल की जो बैठक करती हैं उसमें सभी विधायक इकट्ठे होते हैं, 2 ऑब्जर्वर ऊपर से आते हैं और जो 5 पार्लियामेंट के हमारे सदस्य हैं और जो साथ में जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो सब लोग बैठेंगे और एक औपचारिकता होगी खाली। उसमें एक मोहर लगने वाली बात है कि उस व्यक्ति का नाम ऐलान हो जाएगा और जो एक फॉर्मेलिटी होती है कि रजिस्टर पे सब लोगों के साइन होते हैं विधायकों के, वो साइन की अपनी प्रक्रिया पूरी कराने के बाद बाहर आके मीडिया को अनाउंस कर देंगे। ये सब चीजें तो पिछले 2-3 दिन में तय हो गई। असल में क्या हुआ कि पार्टी जीत गई, धामी जी हार गए, सबके सामने बड़े असमंजस की स्थिति बीजेपी के लिए इसलिए उत्पन्न हो गई, नहीं तो उनको चेहरा, धामी जी को चेहरा प्रोजेक्ट करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, तो अगर वो चुनाव जीतते तो मुझे लगता है इतनी दिक्कत और इतनी कठिनाई आने वाली नहीं थी। लेकिन बिल्कुल कठिनाई आ ही नहीं सकती थी। अगर पुष्कर सिंह धामी अगर चुनाव जीत जाते तो कोई मतलब नहीं था, फिर तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री वो रहते। लेकिन अब जब वो हार गए, ये बड़ा सवाल उठ गया पार्टी के लिए कि आखिर सब चीजों को साधना, क्योंकि ये बात जो अभी कर रहे थे सुनील कौशिक जी, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। अगर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दोबारा बना दिया चाहता है तो उत्तर प्रदेश में ये मांग उठने लगेगी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता, जब केंद्रीय नेतृत्व ये तय कर सकता है कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री हारा हुआ भी हो सकता है, तो फिर उत्तर प्रदेश में क्यों उप मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? ये सवाल लगातार उठने लगेगा नीरज कौली जी। नहीं, ये तो ठीक है उनका एग्जाम्पल, ये ताजा एग्जाम्पल दिया उनका। मैं इससे बड़े और एग्जाम्पल आपको बताता हूं कि जो उनके पक्ष में नहीं जा रहे। 2017 में जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुआ था, प्रेम कुमार धूमल के चेहरे पे बीजेपी ने पहली बार जो है चुनाव लड़ा था, वहां पर उनको चेहरा प्रोजेक्ट करके।
वो सबसे कदावर नेता हैं, सबसे सीनियर लीडर हैं हिमाचल के। और बीजेपी वहां पर जो है सत्ता में आ गई, धूमल साहब चुनाव हार गए। और धूमल साहब के पक्ष में तमाम विधायक जो हैं उसी समय अगले 1-2 दिन में अपनी विधायकी छोड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि धूमल साहब के लिए हम सीट छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन सेंटर की लीडरशिप ने और स्टेट की लीडरशिप ने काफी दिनों तक मंथन चला, लेकिन उसके बाद धूमल साहब को आखिर अवसर नहीं दिया पार्टी ने। उसके बाद जब आपने देखा बंगाल में चुनाव हुआ, ममता बनर्जी चुनाव हारी, तो बीजेपी ने बड़ा, जब वो दोबारा निर्वाचित होकर गई तो बीजेपी ने बड़ा प्रोटेस्ट किया उस बात को लेकर कि एक हारी हुई मुख्यमंत्री जो है दोबारा चुनाव में जा रही है और फिर मुख्यमंत्री बनने की लालसा में, प्रलोभन में। तो बीजेपी ने उसका बड़ा प्रोटेस्ट करा। तीसरा उदाहरण ये कि 2017 में उत्तराखंड में अजय भट्ट बीजेपी के प्रेसिडेंट थे और उन्हीं की लीडरशिप में यहाँ 57 विधायक पार्टी ने पहले ही एक बहुत प्रचंड बहुमत के साथ एक सरकार बनाई जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन अजय भट्ट रानीखेत से चुनाव हार गए थे। तो बीजेपी ने उस समय भी उनके पक्ष में बहुत सारे लोग विधायक ऐसे थे जो सीट छोड़ने के लिए तैयार थे। कुछ निर्दलीयों की भी बात चली थी जो निर्दलीय जीत के आए थे कि शायद वो सीट खाली कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन पार्टी तैयार नहीं हुई। तो ये 3, 4, 5 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो वो ये दर्शाते हैं कि शायद बीजेपी ये धामी जी के पक्ष में नहीं जा रहे। शायद हो सकता है कि इसी वजह से जो है पार्टी ने, हालांकि अभी ये कहना बहुत मुश्किल है कि उनको पार्टी मौका देने जा रही है नहीं देने जा रही है, तो 5, 5:30 बजे खुलासा हो जाएगा। बहरहाल बाकी सारी चीजें उनके पक्ष में थी, सिर्फ यही एक जो पक्ष था, ये जो एग्जाम्पल पुराने एग्जाम्पल है पार्टी के, ये उनके पक्ष में नहीं थे। और ये फिर भी मैं मानता हूं, ठीक है, पुराना एग्जाम्पल उनके हित में नहीं जा रहे, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल उनके लिए नजर आ रहा है। सुनील जी, क्या मानते हैं आप? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन जो एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं उससे गंभीर एग्जाम्पल जो मैंने उत्तर प्रदेश का इसलिए दिया है कि योगी जी मुख्यमंत्री हटते हटते रह गए थे। वो जिद के कारण मुख्यमंत्री नहीं हट पाए, जबकि उत्तराखंड में और जाकर के गुजरात में मुख्यमंत्री हट गए। गुजरात में तो पूरा मंत्रिमंडल ही हट गया था। इस बात को लेकर के 2 चीजें हैं कि केंद्रीय नेतृत्व चाहता था कि केबी मौर्य वहां मुख्यमंत्री के रूप में आए बीच में, और जिस तरीके से अब कल परसों से जो बात चली है केबी मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात कही है, वो उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। यहाँ जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो बिल्कुल केबी मौर्य को पसंद नहीं करते, क्योंकि जितना भी उनके बारे में जो बातें होती हैं उसका कारण केवल केबी मौर्य हुआ करते थे। तो मुझे जहां तक लगता है कि ये सब अभी तत्काल में ये चीजें होती हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पक्ष ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जहां के केंद्रीय नेतृत्व तो उनके लिए अड़ा। एक बार तो उत्तराखंड में नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में तो डेट फिक्स होकर के भी एक बार बढ़ गई, और उसका कारण यही है कि 2-3 नाम उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जिनको लेकर के केंद्रीय नेतृत्व चाहता है कि मंत्रिमंडल में शामिल हों, और योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते हैं कि ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश में वो शामिल हों। तो बगल के प्रदेश में तत्काल यदि ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि फिर वहां राजनीति जो है, क्योंकि पहले उत्तराखंड का शपथ ग्रहण समारोह है, बाद में उत्तर प्रदेश का शपथ ग्रहण समारोह है, यदि यहाँ कोई ऐसी बात निकल के आती है तो उसका प्रभाव उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल जो शपथ ग्रहण समारोह है उस पर पड़ेगा। बिल्कुल, ये काफ़ी अहम है जिस तरह से उत्तराखंड का जो शपथ ग्रहण समारोह है और यहाँ कुछ ऐसा होता है जिसका असर न सिर्फ उत्तर प्रदेश में पड़ेगा बल्कि पूरे देश में पड़ेगा, और इसका फिर आने वाली ये परिपाटी बन जाएगी कि हारे हुए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। क्यों नीरज कोहली जी, क्या समझते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये पार्टियां जो है बहुत दूरदर्शी हैं और बहुत दूर तक सोचती हैं कि उनको पता है कि वो पूरे राष्ट्र में उनकी कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं, कई राज्यों में सरकारें उनकी बनेंगी भी, तो फिर इस तरह की परिपाटी बन जाएगी तो उनको फिर वहीं के पार्टी के नेता और तमाम लोग जो है फिर एग्जाम्पल देने शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है शायद इन सब चीजों से बचने के लिए पार्टी इस तरीके का कोई निर्णय नहीं लेना चाहती कि वो आगे जाके और फ्यूचर में उनको दिक्कत करे, उनको कठिनाई करे, या हाँ, कोई भी परेशानी पैदा हो, ऐसा डिसीजन पार्टी बिल्कुल नहीं लेगी। ये बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। सुनील जी, जिस तरीके से लगातार हम डिस्कस कर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर कि अगर मुख्यमंत्री शाम को तय हो जाता है तो शपथ ग्रहण समारोह और मंत्रिमंडल का भी हम जिक्र कर लें तो कौन कौन मंत्री हो सकता है, अगर मंत्रिमंडल की बात हम अभी से सोच लें तो? नहीं, देखो, मंत्रिमंडल में तो थोड़ा सा भी समय होगा, और मुझे लगता है कि जो इतने अनुभव वाले चेहरे हैं उत्तराखंड में जो राजनीति को समझते हैं, या जो असंतुष्ट जो लोग हैं जिस तरीके से जो लोकसभा का चुनाव है उसको दृष्टि रखते हुए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी किसी को नाराज करेगी। लेकिन मैं आपके इस मंच पे केवल 2 नामों का जिक्र कर रहा हूँ, हो सकता है कि ये बात सही हो, अनिल बनोली या ऋतु खंडूरी।
इन दोनों में से एक मुख्यमंत्री हो सकता है। जहां तक मेरी वार्ता अभी 2 घंटे से यहाँ अनिल बलूनी और रितु खंडूरी, ऋतु खंडूरी, इन दोनों में से एक व्यक्ति होगा, क्योंकि अनिल बलूनी यहाँ मीडिया सेल के प्रमुख हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, पिछली बार भी वो मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। और जो राष्ट्रीय नेतृत्व में जो उनका घोलमेल है, जिस तरीके से उनके संबंध, व्यक्तिगत संबंध हैं, और जहां तक दिल्ली में जो स्थिति उनकी बनी है, जहां तक उनके व्यवहार की बात है, हम लोग भी वहां जाते हैं, देखते हैं, तो अनिल बलूनी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक अलग चेहरा है, क्योंकि पिछली बार भी वो बनते बनते रह गए थे। और जहां तक अमित शाह के यहाँ लगभग उनको डेली देखा गया, ये सूत्र बताते हैं। दूसरा, राजनाथ सिंह से भी कल उनकी बहुत देर तक वार्ता हुई है, ये मीडिया में बातें नहीं है। तो और अनिल बलूनी, मुझे जहां तक लग रहा है कि वो उत्तराखंड भी पहुंच गए हैं, तो कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा अनिल बलूनी या ऋतु खंडूरी पे जहां तक मेरे क्योंकि 2 बजने वाले हैं, अभी 5 बजने में 3 घंटे बाकी हैं और 5 बजे के बाद ये साफ होगा। लेकिन आप 3 घंटे पहले ये पहले ही बता रहे हैं, ये ऐतिहासिक हो सकता है सुनील जी। बिल्कुल, जो अनिल बलूनी या रितु खंडूरी में से, दोनों में से एक मुख्यमंत्री हो सकता है। ये बहुत बड़ी कहीं ना कहीं बात है, और ये अगर सच हुई तो वाकई आप भी बहुत बड़े पत्रकार बनकर उभरेंगे मुख्यमंत्रियों की नजरों में और जो पॉलिसी मेकर है उनकी नजरों में। नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोगों का जो अनुभव है, जो हम लोग यहाँ दिल्ली में बैठ के देखते हैं, जो सारी चीजें आपने देखा होगा कि जो अभी 4 राज्यों में सरकार बनी थी, उन लोगों में भी हमने समीक्षा की थी। बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश में मैं एक अकेला ऐसा था जहां मैंने कहा कि बीजेपी की सरकार बहुमत के साथ आ रही है। लगभग लास्ट के पैनल पे लोग रात को 9 बजे 9 तारीख को हम 7-8 पत्रकार थे, वरिष्ठ पत्रकार थे, सारे लोग सपा की सरकार बना रहे थे। मैं एक अकेला था जो बीजेपी की सरकार बना रहा था, क्योंकि जिस तरीके से परिसर में बिल्कुल। और हो सकता है कि शाम को हम आपके साथ बैठे और फिर दोबारा से इस मुद्दे पर बात हो और हम कहें कि आपने पहले ही कह दिया था कि अनिल बलूनी या रितु खंडूरी में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। अब ये शाम का वक्त ही बताएगा कि कितना ये सच साबित होगा। लेकिन फिलहाल इस चर्चा में बहुत शुक्रिया नीरज कोहली जी आपका भी, सुनील कौशिक जी आपका भी। और फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।